हेलो गाइस, क्या आपने अपने सिलेबस रेनबो पार्ट 2 के पोएट्री सेक्शन का पोएम नंबर 6 द सोल्जर को आपने पढ़ा है, या जिस किसी ने भी पढ़ा है और उनका अभी पढ़ाई क्लियर नहीं है, या इस चैप्टर में किसी भी प्रकार का आपको कोई परेशानी है, तो मेरा वादा है आप मेरे वीडियो में अंत तक बने रहिए। ये पूरी चैप्टर को मैं क्लियर करूंगा, हर एक चीज को डिस्कस करके मैं इसको क्लियर करूंगा। पूरी वीडियो को देखने हेतु पूरी पढ़ाई को अच्छी तरह से समझने हेतु आप अंत तक बने रहेंगे, क्योंकि अंत तक में सारी बातों का डिस्कशन हो पाएगा। इसलिए वीडियो के अंत तक देखना आपके लिए काफी आवश्यक है। यदि आप इस चैप्टर को पूरी अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक देखते रहे, लाइक करते रहे, सब्सक्राइब आप मेरे चैनल को करते रहे और अपने मित्रों के बीच में वीडियो को भेजते रहे, और वीडियो अच्छा लगने पर कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद। अब मैं इस चैप्टर को प्रारंभ करने जा रहा हूं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अनिल कुमार, अनिल इंग्लिश क्लासेस के डायरेक्टर। आज फिर से मैं आपके सामने अपना नया वीडियो बनाने हेतु, अपना नए वीडियो को अपलोड करने हेतु मैं आपके सामने फिर से उपस्थित हूं, और पहले की भांति आज मेरे हाथ में फिर से 2 किताबें हैं। एक आपका सिलेबस बुक जिसका नाम है रेनबो पार्ट 2, और एक ऑब्जेक्टिव का किताब मेरे हाथों में है, जो हमने आपको आपके क्लास प्रारंभ होने पर दिया था, जो मेरे द्वारा लिखी गई ऑब्जेक्टिव की किताब है। ये 2 किताबों के साथ मैं फिर से आज उपस्थित हूं। आप इस चैप्टर को, द सोल्जर नामक चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर में विभिन्न बातों का मैं जिक्र करूंगा,
इसलिए आप जो है काफी ध्यानपूर्वक मेरी हर बातों को सुनेंगे। आइए सबसे पहले मैं अबाउट द पोएम, अबाउट द ऑथर, अबाउट द पोएट आपको कुछ बताने जा रहा हूं। आपका चैप्टर जो है द सोल्जर, इनके जो पोएट हैं, क्योंकि ये पोएम है और पोएम है तो इसे लिखा तो नहीं है, पोएट कभी लिखे होंगे। इनका नाम है रूपर्ट ब्रूक साहब। क्या नाम है? रूपर्ट ब्रूक। देखिए मैं इस नाम को बोर्ड पर भी मेंशन कर रहा हूं, रूपर्ट ब्रूक। ये आपके क्या है? पोएट है। द सोल्जर, सोल्जर जो है एक पोस्ट है, आप जानते हैं एक क्या है? ये पद है। और जब भी कोई पद आता है तो आपने पढ़ा होगा आर्टिकल में, जो इनके पहले डिफिनिट आर्टिकल दो आता है। इसीलिए देखिए सोल्जर से पहले आपका क्या लिखा हुआ है? द सोल्जर, दो लिखा हुआ है, जिसको डिफिनिट आर्टिकल भी कहते हैं हम लोग। आइए इसमें कह रहा है रूपर्ट ब्रूक 1887 to 1915 was born in a well-to-do academic family। कह रहा है रूपर्ट ब्रूक साहब जो है, इनका जन्म जो है 1887 में। इसको याद रखिएगा बाबू, ये सब आपके ऑब्जेक्टिव में बराबर पूछता है। हम इससे पहले वीडियो में भी जिक्र किए थे। तो इसका डेट ऑफ बर्थ क्या हो गया? 1887, 1887। इनकी मृत्यु 1915 यानी 1915 में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। इनका जन्म जो है एक शिक्षित परिवार में हुआ है, यानी ऐसे परिवार में इनका जन्म है जो पढ़ा लिखा परिवार है, जिसमें शिक्षा का महत्व को बहुत ही ज्यादा उजागर किया गया है। जिस परिवार में शिक्षा के महत्व पर ज्यादा जोर दिया गया है, ऐसे परिवार में इनका जन्म हुआ था। इसके पिताजी जो है, हिज फादर वाज ए हाउस मास्टर एट रग्बी स्कूल वेयर रूपर्ट ब्रूक वाज एजुकेटेड बिफोर गोइंग टू किंग्स कॉलेज। कहा इनके पिताजी जो है हाउस मास्टर है। कहां के हाउस मास्टर है? रग्बी स्कूल के, जहां पर रूपर्ट ब्रूक साहब जो है किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज जाने से पहले पढ़ाई किए थे, अध्ययन किए थे। यानी जहां पर इसके पिताजी हाउस मास्टर है, वहीं पर इनकी पढ़ाई हुई है, शुरुआत की पढ़ाई। यानी शुरुआत में जो इसका अध्ययन हुआ है वह उसी विद्यालय में हुआ है। W.B. Yeats, the famous poet, described him as the handsomest young man in England। कह रहा है, आप लोग जानते होंगे W.B. Yeats के बारे में, कई बार मैंने जिक्र किया है, क्योंकि ये भी है अंग्रेजी जगत के यानी इंग्लिश लिटरेचर के एक महान पोएट है W.B. Yeats। इसका पूरा नाम जो है W फॉर होता है विलियम, W फॉर विलियम, B फॉर होता है बटलर, बटलर येट्स, W.B. येट्स। इसने जो है किन्हें? रूपर्ट ब्रूक साहब को जो है इंग्लैंड के सबसे सुंदर युवा के रूप में व्याख्या किया है। यानी सबसे ज्यादा आकर्षक व्यक्ति के रूप में, सबसे ज्यादा सुंदर व्यक्ति के रूप में इसे क्या किया है? व्याख्या किया है, इनकी विवेचना की है, इनके बारे में बताए हैं, जो ये देश का यानी इंग्लैंड का सबसे सुंदर व्यक्ति है ना। कह रहा है यह जो है एक प्रतीक बन गए थे। प्रतीक बन जाना मतलब होता है इंस्पायरेशन बन गए थे। ये क्यों बन गए थे? क्योंकि इनकी मृत्यु जो है एक योद्धा के रूप में हुआ है। एक योद्धा, जब गैलीपोली का युद्ध हो रहा था, उसी युद्ध के दौरान
सेप्टिकेमिया के कारण से इनकी मृत्यु हुई थी। सेप्टिकेमिया मतलब होता है रक्त विषाक्त हो जाना, यानी रक्त जो है पॉइजनस हो जाना, और रक्त जो है पॉइजनस जब हो जाता है तो आदमी की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु जो है रक्त के ज्यादा स्राव हो जाने के कारण से, बह जाने के कारण से, और रक्त जहरीला हो जाने के कारण से इनकी क्या होती है, मृत्यु होती है। और इनकी मृत्यु कब होती है, 23 अप्रैल 23 अप्रैल 1915, यानी 23 अप्रैल 1915। देखिए यहां पर मैंने यहां पर मेंशन किया था 1915, बट यहां पर डेट भी दिया हुआ है, तो डेट हो जाएगा 23, यानी 23 अप्रैल। चलिए आगे देखिए, इनकी मृत्यु जो है एक आइसलैंड पर गैलीपोली के युद्ध के दौरान हुआ था। कहा है ब्रूक इज रिमेंबर्ड एज ए वॉर पोएट। ब्रूक साहब को जो है एक युद्ध कवि यानी योद्धा कवि के रूप में याद किया जाता है, याद किया जाएगा। कह रहा है हु इंस्पायर्ड पैट्रियोटिज्म इन द अर्ली फेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। कह रहा है जिसकी मृत्यु जो है प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व लोगों को प्रेरित कर दिया, लोगों को क्या किया, जागरूक कर दिया, लोगों को देश से प्रेम करने हेतु, लोगों को देश पर मर मिटने हेतु उनके अंदर जुनून पैदा कर दिया, उनके अंदर जो है साहस पैदा कर दिया। कह रहा है हिज रेपुटेशन चिपली रेस्ट ऑन 5 wars। कह रहा है इनकी प्रतिष्ठा जो है इनकी 5 सोनेट है। सोनेट के बारे में बताए थे, ए पोएम which consists only 14 lines is known as sonnet। कह रहा है एक ऐसी कविता जिसमें केवल 14 पंक्तियां होती है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, सोनेट कहते हैं। तो इनकी लिखावट जो थी, इनकी रचना जो थी, इनकी 5 सोनेट थी, 5 सोनेट ये लिखा था, जिनमें से सबसे बेहतर सोनेट इनका जो था वो था द सोल्जर, जो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ये इनकी सबसे बेस्ट क्या है, सोनेट है, जो इनकी प्रतिष्ठा को, इनकी मान को, इनकी सम्मान को दर्शाता है। द सोल्जर इज अनडाउटली द बेस्ट एंड द मोस्ट एंथोलिस्ट। कह रहा है द सोल्जर जो है बिना किसी संदेह के, बिना किसी शक के, बिना किसी डाउट के ये क्या है, बेस्ट है। बेस्ट मतलब सबसे अच्छा, यानी इससे अच्छा नहीं है। आइए देखिए एक वर्ड का इसमें चर्चा हुआ था, हैंडसमेस्ट। हैंडसमेस्ट वर्ड का चर्चा हुआ था। बाबू आप लोग डिग्री पढ़े होंगे तो जानते होंगे जो है डिग्री क्वालिटी का क्या है, मेजरमेंट होता है, क्वालिटी को मेजर करता है, ये गुण को मापता है। जिस तरह से आटा, चावल सब मापा जाता है, उसी तरह से क्वालिटी का भी माप होता है। तो वो किसके द्वारा, डिग्री के द्वारा। डिग्री मुख्यतः 3 प्रकार के, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, है ना। तो तीसरा जो है एसटी फॉर्म, जिसके लास्ट में जनरली होता है। जनरली ये हम बता रहे हैं, ऐसे नहीं है जो हर जगह यही होगा, जनरली यही होता है जिसके अंत में एसटी लगा होता है, उसको हम लोग सुपरलेटिव डिग्री के नाम से जाने जाते हैं। ये जो है सबसे ज्यादा हाईएस्ट और लोवेस्ट क्वालिटी को दर्शाता है, यानी हाईएस्ट सबसे ऊंचा और लोवेस्ट सबसे नीचा। यानी यदि ऊंचा का बात करेगा या अच्छा का बात करेगा तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है, और बुरा में भी जाएगा तो इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता है। यानी ये ऊपर या नीचे के लास्ट लेवल को दर्शाता है, अंतिम लेवल को दर्शाता है। आइए हम क्यों इस बात का जिक्र कर रहे थे, एक बार ध्यान से देखिएगा। ये हैंडसमेस्ट जो है, अब आप लोग देखे होंगे हैंडसम को जो है जब कंपैरेटिव में बदला जाता है तो लिखा जाता है मोर हैंडसम, और इसको सुपरलेटिव में बनाया जाता है तो लिखा जाता है मोस्ट हैंडसम। क्योंकि आपने एक रूल पढ़ा होगा, एक क्वालिटी which is made of 2 or more than 2 syllable, 2 or more than 2 syllable, then we change its degree in comparative or superlative by the help of more and most। यानी कि जब 2 सिलेबल का होता है या 2 से अधिक सिलेबल का होता है तब हम लोग जो है, सॉरी 2 नहीं, 2 से अधिक सिलेबल का जब जनरली होता है, 2 का भी होता है कुछ जगह,
तो कह रहा है जब इससे अधिक सिलेबल का होता है तो हम लोग मोर और मोस्ट के द्वारा बदलते हैं। लेकिन आप जानते हैं ये पोएम तो पूर्व में लिखा गया था, पूर्व में हैंडसम का सुपरलेटिव हैंडसमेस्ट लिखा जाता था, बट अब इनमें क्या हो गया, परिवर्तन हो गया है। परिवर्तन होकर अब ये मोर और मोस्ट के द्वारा अपना डिग्री को चेंज करता है। धन्यवाद। आगे देखिए, कह रहा है, मैं इस पोएम को नहीं पढ़ूंगा क्योंकि मैं आपको इस पोएम को पढ़ा चुका हूं पहले ही, थोड़ा बहुत इसका मैं जिक्र कर दे रहा हूं। इसमें इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट एक्सप्रेसेस द फीलिंग ऑफ पैट्रियोटिक, यानी इस कविता में कवि जो है देशभक्ति वाली भावना को दर्शा रहे हैं। देशभक्त, ए सोल्जर which always, a soldier, the soldier is the person who always thinking about his country। कह रहा है एक सैनिक जो होता है वो हमेशा अपने देश के बारे में ही सोचता रहता है, जो किस तरह से मेरा देश अच्छा हो, किस तरह से मेरा देश विकसित हो, किस तरह से हमारा देश जो है पूरी तरह से प्रोटेक्ट हो, सुरक्षित हो, कोई भी बाहरी ताकत जो है हमारी देश की मान सम्मान, हमारे देश की आन बान पर कोई परेशान, कोई रुकावट, कोई प्रकार की बाधा ना पहुंचा सके। तो इसमें एक सोल्जर की बातें हो रही है। तो सोल्जर क्या कह रहा है, यदि मैं मारा जाता हूं, युद्ध हो रही है, युद्ध में सोल्जर का काम ही होता है युद्ध करना, लड़ाई करना। तो कह रहा है यदि मैं मारा जाता हूं तो मेरे बारे में सिर्फ इतना सोचना, मेरे बारे में सिर्फ इतना सोचना जो मैं किसी विदेशी भूमि का एक क्या होऊंगा, कोना होऊंगा, और वह विदेशी भूमि जो है काफी समृद्धशाली है, और उस समृद्धशाली भूमि में मैं एक समृद्धशाली धूल के समान से उनमें क्या होगा, समा जाऊंगा, उनमें मिल जाऊंगा। कह रहा है ऐसी धूल में हूं जिसे इंग्लैंड ने जन्म दिया, इंग्लैंड ने जागरूक बनाया, इंग्लैंड ने उन्हें सब कुछ दिया जो सदा सदा के लिए इंग्लैंड का है। यानी मैं एक ऐसा धूल हूं, मैं एक धूल का कण हूं, पार्टिकल हूं, लेकिन मैं हमेशा इंग्लैंड का हूं। जिंदा हूं तब भी अपने मातृभूमि इंग्लैंड का हूं, मर भी जाऊंगा फिर भी अपनी मातृभूमि इंग्लैंड का ही हूं। कह रहा है जिसे इंग्लैंड ने जन्म दिया, आकार दिया, रूप दिया, जागरूक बनाया, प्रेम करने हेतु पुष्प दिया, भटकने हेतु, घूमने हेतु रास्ता दिया। कह रहा है इंग्लैंड में रहते हुए सभी शरीर जो है अब उसी मातृभूमि का जो है हवाओं को लेकर शोषण करता है, उसी की नदियों के द्वारा जो है धोया जाता है, फलता फूलता, विभिन्न प्रकार की बातें उनको होती है। कह रहा है एंड थिंक दिस हार्ट ऑल इविल सेड अवे। कह रहा है यदि मैं मारा चले जाऊं, मैं मारा जाता हूं तो मेरे बारे में इतना सोचना जो मेरे अंदर में जितनी भी प्रकार की बुराइयां थी, कुरीतियां थी, जितनी भी निम्न बातें थी, वह सभी अब क्या हो गया, मुझसे छूट गया, ढक गया। कह रहा है मैं सोचता हूं जो मेरे अंदर जो इस मातृभूमि के प्रति जो लगाव है, मेरे अंदर जो है मातृभूमि की रक्षा करने हेतु मर मिटने का जो मेरा स्वभाव है, मेरा यह विचार, मेरा यह स्वभाव, मेरा ये सोच, मेरा कोई इंग्लैंड वासी इन्हें ले ले ताकि अपने फ्रेंडों के बीच में भी वह हंसता खेलता, अपनी मातृभूमि को बचाने हेतु, अपनी मातृभूमि को बढ़ाने हेतु, अपनी मातृभूमि को मान सम्मान दिलाने हेतु मेरी ही भांति हमेशा अपने मातृभूमि के लिए तत्पर रहे। इस कविता में कवि जो है मेनली अपनी जो है थीम जो दिए हैं, अपनी विचार जो रखे हैं, एक सोल्जर के अकॉर्डिंग रखे हैं। जो सोल्जर को आखिर कैसा प्रतीत होता है अपने देश के लिए, क्या जज्बा होता है उनके अंदर, क्या करने की क्षमता होती है उनके अंदर, कहां तक अपने देश के लिए क्या कर सकता है। आइए
अब हम इसके ऑब्जेक्टिव को जिक्र करेंगे। डिटेल से हम क्लास में लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किए हैं, एक एक वर्ड को तोड़ के एक्सप्लेन किए हैं, इसलिए अभी ज्यादा टाइम है भी नहीं। अब कम टाइम में जो है हम इनको आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो अब हम इनके ऑब्जेक्टिव पर जाएंगे। ऑब्जेक्टिव से पहले आज मैं 2 मिनट आपका समय लूंगा, आपका बेशकीमती समय लूंगा, जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो मैंने बार बार अपने वीडियो में कहा है, जो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, अच्छा लगने पर उसे अवश्य लाइक करें, अच्छा लगने पर अवश्य कमेंट करें, अपने मित्रों के बीच में भेजें। इससे हमें क्या होती है, आत्मविश्वास मिलती है, हमें काम करने की जो है एनर्जी मिलती है, हमें और से और वीडियो बनाने की एनर्जी मिलती है, हमें और भी अच्छा काम करने की एनर्जी मिलती है। इसी कड़ी में कुछ बच्चे का कमेंट जो है हमें बहुत ही ज्यादा पसंद आया, और उनके कमेंट के कारण से ही मेरे अंदर जो है और आत्मविश्वास बढ़ा, और ज्यादा प्रेरित मैं हुआ, इंस्पायर हुआ, जो नहीं मुझे अपने बच्चों के लिए वीडियो देना है, उनकी पढ़ाई को बढ़ाने हेतु, उनके पढ़ाई को जारी रखने हेतु किसी भी प्रकार का कोई अड़चन ना आए, इनके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। देखिए, मैं कुछ सभी कमेंट को तो नहीं पढ़ पाऊंगा, कुछ रिसेंट कमेंट को मैं पढ़ता हूँ, कुछ बच्चों का मैं जिक्र कर रहा हूँ। एक ओबिन शर्मा नाम का लड़का है, जिसने लिखा है, आप महान है सर। मैं उन्हें अपने तहे दिल से, यानी आंतरिक दिल से, यानी अपने हार्ट से उन्हें मैं शुक्रिया अदा करता हूं। जो मैं महान नहीं, आप लोगों का प्यार, आप लोगों का स्नेह मुझे ऐसा काम करने के लिए प्रेरित करता है। इसी दौरान देखिए, एक नीतीश कुमार नाम का लड़का है, जिसने कमेंट किया है, योर वीडियो इज सुपर डुपर हिट सर। फिर किया है, वन ऑफ द बेस्ट टीचर। फिर इसने किया है, वन ऑफ द बेस्ट इंग्लिश क्लासेज। तो ये सब कमेंट जो है मुझे बहुत ज्यादा जो है पसंद आती है। मस्त। एक नीतीश कुमार बलवाहा का है, उसने कमेंट किया है, वाह ऑसम वीडियो सर। उसके बाद अमित कुमार है एक, जिसने किया है, सुपर सर। मोहम्मद अनामुल्ला है, माय बेस्ट टीचर अनिल सर। फिर जो है आपको एक विकास कुमार है, उसने किया है, यू आर द बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड। उसके बाद एक आशुतोष कुमार है, उसने लिखा है, वेरी गुड वीडियो सर। इसी टाइप से बहुत सारी कमेंट आए हैं। गजेंद्र कुमार लिखा है, मस्त है सर। उसके बाद जया सोनी लिखी है, नाइस सर। ईश्वर मिस्त्री लिखा है, वेरी नाइस सर। उसके बाद आपको पशुपति पारस, इसने भी कुछ कमेंट किया, दिख नहीं रहा है। वाल्मीकि लिखा है, जो ये आप ही कर सकते हैं सर, आपके अलावा ये कोई नहीं कर सकता है। उसके बाद एक राजन नाम का लड़का है, उसने लिखा है, वन ऑफ द बेस्ट इंग्लिश क्लासेज। रविंद्र कुमार लिखा है, गुड सर। इसी तरह से किशन लिखा है, सुपर वीडियो सर। उसके बाद दीपक कुमार लिखा है, नाइस वीडियो सर। इसी तरह से बहुत सारी कमेंट है, उतनी कमेंट को मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, रिसेंट कुछ कमेंट पढ़ता हूं। किरण शाह लिखी है, सर इतना मेरे लिए आप ही कर सकते हैं, हम लोगों के लिए आप ही कर सकते हैं, हम लोगों के हित के बारे में आप ही सोच सकते हैं। इसी तरह से बहुत सारा और भी कमेंट है, जो हम कमेंट उतना पढ़ नहीं पाएंगे, लेकिन कुछ कुछ कमेंट को मैं आप लोगों को शेयर करता हूं। डबल सम्राट कुमार है, लिखा है, वेरी नाइस वीडियो सर। रेहान अख्तर है, लिखा है, वन ऑफ द बेस्ट सर। उसके बाद लिखा है, राजकुमार सुमन है, एक सर है, उसने लिखा है, ऑसम सर। उसके बाद एक किरण है, फिर लिखी है, जो आपका किसी से कंपैरिजन नहीं हो सकता है सर, आप सबसे बेस्ट हो। इसी तरह से मोहम्मद इमरान लिखा है, ऑसम वीडियो सर, यू आर वेरी ग्रेट। इसी तरह से और भी बहुत सारे बच्चे लिखे हैं, उतना का मैं नाम नहीं ले पाऊंगा। अमरजीत यादव है, रसलपुर घर है, उसने लिखा है, बहुत अच्छा सर,
आप हमारे शुभचिंतकों में से एक है सर। आपके प्यार के कारण से हमारी पढ़ाई जो है जारी है, और भी बहुत सारा बच्चे लिखे हैं। तो मैं उन सभी बच्चों को तहे दिल से शुक्रिया करता हूं जो आप लोगों का कमेंट एनर्जी बूस्टर का काम करता है मेरे लिए। आप यदि कमेंट करते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है और हमें प्रेरणा मिलती है, और मैं आशा नहीं पूर्ण विश्वास आपको दिलाता हूं, यदि आप मेरे वीडियो को इसी तरह से प्यार देते हैं, स्नेह देते हैं, तो मैं आपका पढ़ाई इस लॉकडाउन में भी किसी तरह से कम नहीं होने दूंगा। जैसा पढ़ाई आप क्लास में देखते थे, मैं ऐसा ही आपको वीडियो के माध्यम से दे पाऊंगा। इसलिए आप अवश्य करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट अवश्य करें। आइए अब इसके ऑब्जेक्टिव पर चलते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है द सोल्जर का। द सोल्जर इज रिटन बाय। द सोल्जर किसके द्वारा लिखा गया है? तभी मैंने जिक्र किया है, ये रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर सी। दो का देखिए बाबू, दो में कह रहा है द सोल्जर इज ए डैश। सोल्जर क्या है? तो ये वार पोएम है बाबू, युद्ध का चर्चा इस कविता में है, इसीलिए आपका सी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंसर। पहला का आंसर हो गया आपका सी नंबर, दूसरा का आपका आंसर हो गया सी नंबर, तीसरा का कह रहा है रूपर्ट ब्रूक वाज बोर्न इन। रूपर्ट ब्रूक साहब का जन्म जो है कब हुआ था? तो इनका जन्म 1887 में हुआ है, सन 1887 ईस्वी में हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। आइए चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है रूपर्ट ब्रूक डाइड इन द ईयर। रूपर्ट ब्रूक साहब का जो है मृत्यु कब हुआ है? तो रूपर्ट ब्रूक साहब का मृत्यु 1915 में, मैंने साइड में लिखा भी था 1915 आपके ऑप्शन नंबर बी में है। आइए पांचवा नंबर देखते हैं। रूपर्ट ब्रूक इज रिमेंबर्ड एज ए डैश। रूपर्ट ब्रूक साहब को किस रूप में याद किया जाएगा? तो अभी मैंने बताया था आपको, वार पोएट के रूप में, ये युद्ध कवि, योद्धा कवि के रूप में, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। छठा नंबर आपका क्वेश्चन है द पोएट एक्सप्रेसेस हिज इंडेटनेस टू, यानी जो कवि जो है किसके ऋणी होना दर्शाता है, यानी किसके वह ऋणी है, एक सोल्जर किसका ऋणी होता है उनको दर्शाता है। तो यहाँ पर सोल्जर है कहाँ का रहने वाला? तो इंग्लैंड का। जब इंग्लैंड का है तो ये किसका ऋणी हो जाएगा? मातृभूमि का, यानी आंसर हो जाएगा सी इंग्लैंड। सातवां है द वर्ड इंग्लैंड इज यूज्ड इन द पोएम फॉर हाउ मेनी टाइम्स। कह रहा है जो इंग्लैंड जो है, इंग्लैंड का चर्चा जो है इस कविता में कितनी बार हुआ है? कितनी बार हुआ है? तो इंग्लैंड का चर्चा जो है इस कविता में 4 बार है। आप काउंट कर लेना, पोएम में इंग्लैंड का चर्चा कितनी बार किया गया है? तो इंग्लैंड का चर्चा 4 बार है, 4 टाइम्स। द वर्ड इंग्लिश इज यूज्ड इन द पोएम फॉर हाउ मेनी टाइम्स। इंग्लिश का चर्चा कितनी बार है इस पोएम में? इंग्लिश की चर्चा कितनी बार आया है? तो 2 बार। तो 2 बार, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। ये क्वेश्चन कभी कभी जो है आपको मर्ज करके भी देता है। मर्ज मतलब सम्मिलित करके भी देता है। सम्मिलित हो जाएगा तो इंग्लैंड एंड इंग्लिश हो जाएगा, तो 4 टाइम्स प्लस 2 टाइम्स इक्वल टू 6 टाइम्स आपका आंसर हो जाएगा। यदि दोनों को एक में मिला के पूछे जो इंग्लैंड और इंग्लिश का चर्चा हाउ मेनी टाइम, तभी हो जाएगा 6 टाइम्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर फिर यही क्वेश्चन दे दिया है द सोल्जर इज रिटन बाय, तो रूपर्ट ब्रूक आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। आइए 10 नंबर देखते हैं। करा द सोल्जर इज ए डैश पोएम, तो वार पोएम है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर इसका। आइए 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर में कह रहा है रूपर्ट ब्रूक स्पीच इन द गाइस ऑफ एन डैश सोल्जर। किस सोल्जर के रूप में? तो इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर बी आपका। 12 का देखिएगा, फॉर द डैश। धूल कम जो है किसको दर्शाती है? तो सोल्जर अपने आप को धूल बोला था, जो मैं एक धूल का क्या हूं? कण हूं, इसीलिए हो जाएगा आंसर सोल्जर। सोल्जर है आपके ऑप्शन नंबर बी में।
सॉरी ऑप्शन नंबर डी में। आइए 13वां नंबर, द प्लेस वेयर द सोल्जर would be buried should be treated as the part of death after his death। यानी जब एक सैनिक को जो है जब दफनाया जाता है, गाड़ा जाता है, तो वह पार्ट जो है सैनिक के मृत्यु के बाद किस नाम से जाना जाएगा? तो भाई वह बन जाता है इंग्लैंड का, क्योंकि मातृभूमि का है, वह इंग्लैंड का रहने वाला है, सारा हक इंग्लैंड का उस पर है, इसीलिए आंसर आपका हो जाएगा इंग्लैंड। 13 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। आइए 14 नंबर देखते हैं। करा द स्पीकर इज नॉट अफ्रेड ऑफ द डैश। किससे भयभीत नहीं है स्पीकर? तो स्पीकर किससे भयभीत नहीं है? स्पीकर सोल्जर है, और सोल्जर किससे भयभीत नहीं है? तो मौत से कभी भयभीत नहीं होता है, क्योंकि ये देश की सेवा में हमेशा तत्पर रहता है, तो इसे मौत क्या बिगाड़ पाएगा? जिसको रखने वाला खुदा है, जिनको रखने वाला भगवान है, जिनके ऊपर भगवान का हाथ है, भला उनका क्या हो सकता है। 14 नंबर में थोड़ा सा देखने गया था कि आपको नीचे का दिखाई पड़ रहा है या नहीं। 14 नंबर में हो गया ऑप्शन सी। 15 नंबर, डेथ इज इनएविटेबल। कारण क्या बदलने योग्य नहीं होता है? तो डेथ ये शाश्वत सत्य है, ये सबका फिक्स है, ये किसी का नहीं बदलता है। 16 नंबर आइए, करा द स्पीकर ऑफ द पोएम द सोल्जर इज ए डैश। करा जो स्पीकर जो है पोएम में वो क्या है? तो सोल्जर है, यानी एक सैनिक है। वो रूपट ग्रुप साहब क्या है? एक सैनिक है, सोल्जर है। द पोएम डैश इज ए सोनेट। कारण कौन सा कविता जो है सोनेट है? तो ऑप्शन में से इसको देखना है। टू ऑटम नहीं है, सॉन्ग ऑफ मार्शल नहीं है, फायर आइन नहीं है, तो दो सोल्जर है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी ऑप्शन में से सेलेक्ट करना था आपको जो सोनेट कौन है। सोनेट के बारे में हमने बताया था, ए पोएम व्हिच कंसिस्ट ओनली 14 लाइन्स इज नोन एज सोनेट। आइए 18 नंबर, द डैश इज ए पैट्रियोटिक पोएम। कौन है देशभक्ति कविता? तो इसमें भी आप ऑप्शन से देखिएगा, तो ऑप्शन सी में 2 सोल्जर दिया हुआ है, तो आपका 2 सोल्जर आंसर हो जाएगा। 19 नंबर, ए पोएम कंसिस्टिंग ऑफ 10 लाइन्स इज ए सोनेट। कह रहा है जो 14 कितनी पंक्तियां का कविता जो संकलित होती है, रचित होती है, सोनेट कहलाती है। तो 14 लाइन्स अभी तो आपको बता रहे थे, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। 20 का देखिए बाबू, कह रहा है तो फर्स्ट 10 लाइन्स आर कॉल्ड ऑक्टेव। ऑक्टेव जो है कितनी पंक्तियां को कहा जाता है? तो 8, शुरुआत की 8 पंक्तियां जो होता है उसी को ऑक्टेव के नाम से जाना जाता है, ऑक्टेव। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, द फर्स्ट 10 लाइन्स आर नोन एज सेस्टेट। सेस्टेट, तो सेस्टेट कितना को कहा जाता है? जो 6 पंक्तियां का होता है, यानी 21 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेस्टेट। क्या पढ़ेंगे? सेस्टेट। आइए कुछ हम और भी ऑब्जेक्टिव का जिक्र कर रहा हूं। 22 नंबर ऑब्जेक्टिव, एक वर्ड है इसमें जो बहुत ही अच्छा वर्ड हमें लगा, मैं उसका जिक्र कर रहा हूं, आप लोग नोट कर लेंगे अपने कॉपी में। द वर्ड इटर्नल। इटर्नल, द वर्ड इटर्नल मीन्स, यानी इस वर्ड का क्या अर्थ होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है इसको, इटर्नल। तो इटर्नल मतलब होता है शाश्वत, यानी हमेशा, जो हमेशा रहे, शाश्वत रहे, चिरंतन तक रहे। तो ऑप्शन में जब देखिएगा, इसके लिए ऑप्शन 4 में दिया रहेगा। जिस ऑप्शन में आपको फॉर एवर रहेगा, फॉर एवर मतलब होता है हमेशा, सदा, वही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 22 का क्वेश्चन है, द वर्ड इटर्नल मीन्स, इटर्नल मीन्स हो जाएगा फॉर एवर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इटर्नल? द हिंदी मीनिंग ऑफ इटर्नल इज शाश्वत, चिरंतन सत्य। आइए एक वर्ड और, एक और ऑब्जेक्टिव का जिक्र कर रहा हूं 23rd नंबर में, जो द पोएट बिलोंग्ड, द पोएट बिलोंग्ड, बिलोंग्ड टू द डैश सेंचुरी, टू द डैश सेंचुरी। यानी कवि जो है किस शताब्दी से संबंधित है, यानी किस शताब्दी का वो है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 20th सेंचुरी, यानी
जिसमें 20वीं शताब्दी लिखा रहेगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 20th सेंचुरी 20वीं शताब्दी के लिए क्या है, कवि है। 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा मैंने दिया। द वर्ड इटर्नल मीन्स और द पोएट बिलोंग टू द डैश सेंचुरी, ये 2 अलग से हमने आपको दिया है। चलिए आशा करते हैं मैंने जो अभी आपको पढ़ाया है पूरी अच्छी तरह से आपको समझ में आ गई होगी। यदि नहीं आई होगी, कहीं पर किसी भी प्रकार का आपको दिक्कत है, बेहिचक आप हमें फोन करें, आप मेरे कमेंट में आए, आप मेरे व्हाट्सएप पे आए, आप मेरे फेसबुक के मैसेंजर पर मैसेज करके अपना प्रॉब्लम सेंड कर सकते हैं। मैं समय निकालकर आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करूंगा, लेकिन आप मेरे वीडियो को अंत तक देखिएगा, तब आप हर चैप्टर को क्लियर कर पाइएगा। चलिए आशा करते हैं आप मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को अवश्य लाइक करेंगे, अच्छा लगने पर अवश्य कमेंट करेंगे और अपने मित्रगणों के बीच में इसे शेयर करेंगे। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, सी यू अगेन, फिर मिलेंगे, तब तक बाय, जय हिंद।